नमस्कार साथियों। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तो देखिए, संवेगात्मक शब्द है वो संवेग से निकलकर बना है और संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। एक्चुअली इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है। किससे? इमोवेयर। जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। तो कहने का मतलब है कि जो संवेगात्मक शब्द है वो संवेग से बना है और जिसको संवेग को इंग्लिश में बोला जाता है इमोशन। इमोशन वास्तव में लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के ये इमोवेयर से बना है और जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। तो अब संवेग का अर्थ हुआ शारीरिक या मानसिक व मानसिक उत्तेजना की स्थिति क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तेजना की स्थिति में हो तो ये उत्तेजना की स्थिति, शरीर की उत्तेजना की स्थिति ही क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। अब यहाँ हमारे को डिस्कस करना है किशोरावस्था में संवेग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला संवेग क्रोध। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि संवेग को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं सुखद संवेग और दूसरे होते हैं असुखद या दुखद संवेग। सुखद में तो आ जाएंगे जैसे खुशी, हर्ष, जिज्ञासा, जिनसे हमें खुशी महसूस हो। और दुखद में आ जाते हैं ईर्ष्या, क्रोध, डर, ऐसे संवेग। तो हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रोध संवेग को। तो जो किशोरों में जो क्रोध की उत्पत्ति होती है उसके पहले अपने चर्चा करें कारण पे। तो किशोरों में क्रोध उत्पत्ति का क्या कारण है? तो वैसे देखा जाए तो क्रोध का कारण सबसे ज़्यादा है सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ। अब सामाजिक परिस्थितियों में जैसे किशोर का मजाक उड़ाना, और उसको चिढ़ाना किसी बात की वजह से, दूसरों के सामने किशोर की आलोचना करना, ज़्यादा उपदेश देना, ज़्यादा टोका टाकी करना,
या उसको अनुचित दंड देना, अनुचित दंड देना। या फिर एक कारण ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे उसकी वांछित जो सुविधाएं हैं, वांछित सुविधाएं बंद कर लेना या छीन लेना। तो इन कारणों को आपने भी महसूस किया होगा कि जब किशोर का मजाक उड़ाया जाता है या उसे चिढ़ाया जाता है तो वो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। आलोचना करना भी इसी तरह का ही है। उपदेश देना, उपदेश चाहे वो माता पिता द्वारा दिए जाएं या ज़्यादा शिक्षक द्वारा दिए जाएं, दोनों स्थितियों में जो किशोर है वो खिंचने लगता है। ज़्यादा टोका टाकी करने से, अनुचित दंड देना, वांछित सुविधाएं छीन लेना। जैसे अक्सर पिताजी मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से मोबाइल वापस ले लेते हैं। घर में भी अगर माता पिता ज़्यादा उपदेश दे रहे हैं, हालांकि वो बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किशोर में इतनी टॉलरेंस पावर नहीं होती और वो क्रोधित हो जाता है। और अक्सर देखा होगा कि हमें भी, लड़कियों को भी अगर बोल दिया जाए माता के द्वारा या मम्मी के द्वारा, कुछ समझाया जाए या थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कुछ बोलना जाए, तो हमारा भी रिएक्शन ऐसा ही होता है कि आपकी तो आदत ऐसी है, पिताजी की तो आदत ऐसी है, आपका तो काम ही यही है। तो हमारे इस तरह के जवाब सामने आने लगते हैं। तो इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका प्रकटीकरण वो किस तरह से करता है। तो क्रोध का प्रकटीकरण, तो कुछ तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। तो इसके अलावा क्रोध के प्रकटीकरण में ज़्यादातर किशोर बालक क्या करते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं। क्या? अपशब्द करना, या फिर चीज़ों को पटकना, और आजकल जो सबसे चर्चा का विषय है, स्वयं को चोट पहुंचाना या स्वयं का नुकसान करना, स्वयं को चोट पहुंचाना। खाना न खाना, कमरा बंद करके बैठ जाना, किसी से बात नहीं करना, तो इस तरह से वो अपने क्रोध का प्रकटीकरण करता है। तो नेक्स्ट जो संवेग है वह है डर। इसको भय भी बोला जाता है या फियर। फियर या डर की बात करें तो डर की उत्पत्ति तब होती है जब किसी अनुचित तथ्य को छुपाने का प्रयास किया जाए। किशोरों में ऐसा अक्सर कब होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर क्लास बंक करने के बाद शिक्षक को पता लगने का भय, तो शिक्षक से लगने वाला डर कब, क्लास अटेंड नहीं करने पर। और अगर कभी स्कूल में ऐसा भी बोल दिया जाता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा या करूंगी, अगर टीचर ऐसा बोल देता है, तो उस समय जो भावा व्यक्ति होती है, या इस मान लीजिए कि बच्चे ने नकल की है, नकल करने पर
जब टीचर अक्सर बोल देता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा, तब वो जो संवेग की स्थिति होती है वो होता है डर। यानी कि जब जो किशोर बालक या बालिका किसी अनुचित तथ्य को छुपाने पर जब पेरेंट्स के सामने वो प्रकट होने लगता है या होने की संभावनाएं बन जाती है, तब जो संवेग उत्पन्न होता है तो उसको बोला जाता है डर। और इसका प्रकटीकरण या शारीरिक प्रतिक्रियाएं कैसी होती है डर की स्थिति में? तो डर की स्थिति में जो शरीर है वो पीला पड़ने लगता है। तो आप यहाँ एक पॉइंट बना लीजिएगा, प्रकटीकरण कैसे होता है, इसमें हाव भाव बदलने लगते हैं। तो एक पॉइंट आप लिखिएगा, शरीर का या मुंह चेहरे का पीला पड़ना, हाथ अथवा पैर या जुबान का कांपना, जुबान का कांपना। तो कहने का मतलब है बोलने पर, जो बात करने पर है वो उस पर नियंत्रण धीरे धीरे खोने लगता है, बात कांपने लगती है, ज़बान रुकने लगती है। तो इस प्रकार के भाव प्रकट होने लगते हैं भय या डर की स्थिति में। नेक्स्ट है आकुलता। तो आकुलता डर तो था वास्तव में, यहाँ थोड़ा स्पष्ट करने वाली बात है कि कई बार प्रश्न आ जाता है कि आकुलता व डर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि भय तो था वास्तविक परिस्थितियों के प्रति लगने वाला डर। भय क्या है? वास्तविक परिस्थितियों से गहराने वाला डर। जबकि जो आकुलता है, आकुलता से मतलब है वास्तविक चीज़ों या परिस्थितियों की बजाय काल्पनिक वस्तु या स्थिति या बातों से गहराने वाला डर। काल्पनिक वस्तुओं या स्थितियों या बातों से गहराने वाला डर डर कहलाता है आकुलता। एक पॉइंट और भय में आप ध्यान रखिएगा कि जो किशोरों के भय वो बाल्यावस्था के भय से अलग होते हैं। किशोरों में पाए जाने वाला भय संवेग है या डर संवेग है, वो बाल्यावस्था से अलग तरह का होता है। जैसे बचपन में तो बच्चों को डरा दिया जाता था कि बाहर हाउ है, बाहर आपको पकड़ने वाला बाबा आ रहा है। तो सही बताऊं तो आजकल अब तो पता ही नहीं चला कि हाउ होता क्या है। एक हाउ इसका ज़रूर पता चला है, HOW हाउ। पर जो किशोर है वो इस तरह के अब डर से ऊपर उबर चुके होते हैं और उनमें पाए जाने वाला भय जो है वो एक अलग प्रकार का होता है। कहने का मतलब है कि किशोरों के भय बाल्यावस्था वाले भय से अलग प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति अलग तरह की होती है। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, आकुलता पे। आकुलता में मैंने बताया आपको कि आकुलता क्या है, काल्पनिक वस्तुओं या स्थितियों या बातों से गहराने वाला डर कहलाता है आकुलता। तो भविष्य की संभावनाएं, जैसे उदाहरण से समझाऊं मैं, फॉर एग्जांपल
अ, परीक्षा परिणाम से लगने वाला डर। परीक्षा परिणाम से लगने वाला जो डर है वो वास्तव में क्या है? आकुलता। इसके अलावा और दूसरे एग्जाम्पल, जैसे किसी खेल प्रतिस्पर्धा या भाषण देने से पहले जो सांवेगिक स्थिति बनती है वो कहलाता है आकुलता। भाषण देने से पहले की स्थिति, जो भाषण देने से पहले हमारी जो भावात्मक स्थिति बनती है वो कहलाती है आकुलता। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट संवेग आ जाता है ईर्ष्या। जो ईर्ष्या या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेलेसी, वास्तव में ईर्ष्या जो एक संवेग है यह शैशवावस्था से ही पाया जाता है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शैशवावस्था से या शैशवोचित संवेग कौन सा है? तो ईर्ष्या जो है वो एक शैशवोचित मतलब शैशवावस्था से पाया जाने वाला, शैशवावस्था से ही पाया जाने वाला संवेग शैशवोचित संवेग है। तो ईर्ष्या कौन सा संवेग है? शैशवोचित संवेग, यानी कि यह संवेग शैशवावस्था से ही पाया जाता है। शैशवावस्था मानी गई है 0 से 2 वर्ष। तो कहने का मतलब है जन्म से ही ये संवेग बच्चे में पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि माँ जब किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लेती है तो छोटे बच्चे को ये देखकर ईर्ष्या होने लगती है। तो इससे पता चलता है कि ये जो संवेग है, ईर्ष्या का संवेग है, ये बचपन से ही बच्चे में पाया जाता है। तो अब अपने इसको किशोरावस्था के संदर्भ में ले तो किशोरों में जो ईर्ष्या है, वो तीव्र रूप में पाई जाती है, लेकिन यह छुपे हुए रूप में प्रकट होती है। इसका प्रकटीकरण कैसे होता है? छुपे हुए रूप में, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता इसका प्रकटीकरण, परोक्ष रूप से होता है। इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट करूंगी कि किस तरह से जो ईर्ष्या का प्रकटीकरण है किशोरों में परोक्ष रूप से होता है। तो उससे पहले अपने ईर्ष्या के एग्जाम्पल लें कि किन बातों से या किन तथ्यों से पता चलता है कि किशोरों में ईर्ष्या का भाव ज़्यादा पाया जाता है। तो ईर्ष्या का कारण रहता है, जैसे अक्सर कक्ष में देखा गया है कि बच्चों को या किशोरों को अपने जो कॉम्पिटिटर होते हैं, एग्ज़ाम कॉम्पिटिटर होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, उनसे ईर्ष्या होने लगती है। और ईर्ष्या किस बात की? आगे निकलने की, कक्षा में प्रथम आने की। और अक्सर किशोरों को उन अपने मित्रों से या उन दोस्तों से भी ईर्ष्या होती है जिनको ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है, ज़्यादा स्वतंत्रता
या मित्रों को तो ज़्यादा मिल रही है लेकिन स्वयं को नहीं मिल रही। अपने कह सकते हैं दूसरे मित्रों की ज़्यादा स्वतंत्रता देखकर, उनकी ज़्यादा सुख सुविधाएं देखकर, तो इस तरह के अनेक कारण होते हैं जिससे किशोरों को अपने साथियों से भी ईर्ष्या होने लगती है। तो जो आगे निकलना या क्लास में प्रथम आना या आने की भावना है, इसको आपने अक्सर पिक्चर में या फिल्म में भी देखा होगा। अभी रिसेंट टॉपिक पे एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, जिसमें आपने देखा था कि आप देखना कि उसमें एक सीन आता है जिसमें आमिर खान का जो क्लासमेट होता है वो एग्ज़ाम डेज के अंदर उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उनके गेट के नीचे से नोवेल डालता है। और नोवेल किस लिए? ताकि वो एग्ज़ाम स्टडी करने की बजाय उनका वो नोवेल पढ़ने लगे और उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए और वह उनसे आगे निकल जाए। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल आप व्यवहारिकता में देखते हैं, जैसे देर तक पढ़ने वाले बच्चों से या जो अलग कक्षा में साइड में जाकर बुक लेकर भी बैठे रहते हैं, तो उनसे जो ईर्ष्यालु मित्र होते हैं वो बार बार जाकर पूछते हैं या उनको परेशान करते हैं। तो इस तरह के अक्सर एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या प्रकट होता है कि किशोरों में भी ईर्ष्या संवेग तीव्र रूप में पाया जाता है। तो इसका प्रकटीकरण किस तरह से होता है, ये भी आपने व्यवहारिकता में देखा है। तो ईर्ष्या का प्रकटीकरण दूसरे का मजाक उड़ाकर, या आपने कह सकते हैं व्यंग्यात्मक रूप में। जैसे ज़्यादा पढ़ने वाले के अक्सर नाम रख दिए जाते हैं, पढ़ाकू, पढ़ेसरी, इस तरह से इस नामों से उसको बुलाया जाता है। चश्मिश, तो ये क्या है, ये एक तरह से व्यंग्यात्मक टिप्पणी है जो कहीं ना कहीं अपनी ईर्ष्या को प्रकट करती हैं। तो ईर्ष्यावंश कई बार किशोरों में ऐसा भी देखा गया है कि वो चिल्लाते हैं, किशोरियाँ अक्सर रोती हैं या पैर पटकते हैं। तो एक अन्य तरीका ये भी है कि जब ईर्ष्या का रूप, आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं या किशोर किशोरी भी है, जब किसी दूसरे की बात को एप्रिशिएट नहीं करते, यानी कि कहने का मतलब है कि दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं उसको अगर अच्छी तरह से खुलकर एप्रिशिएट भी नहीं करते हैं, तो ये भी एक ईर्ष्या का भी एग्जाम्पल है अपने, या फिर अपने कह सकते हैं लैक ऑफ एप्रिसिएशन, दूसरे की बड़ाई ना करना, प्रशंसा ना करना। तो इसमें भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ ईर्ष्या का भाव नज़र आता है। तो इस तरह से ईर्ष्या प्रकटीकरण के अलग अलग तरीके हैं अलग अलग किशोरों में। तो ये था ईर्ष्या संवेग। नेक्स्ट है स्पर्धा, जिसको अपने यहाँ दूसरे नाम होड़ से समझेंगे। अपने इस चीज़ को अपने सामान्य भाषा में अपने बोलते हैं, इसको होड़ भी कहा जा सकता है। स्पर्धा, स्पर्धा, तो मैं इसको एक बार लिखूंगी होड़। तो स्पर्धा और अक्सर किशोरों और किशोरियों में देखी जाती है। अक्सर किशोरों में जो स्पर्धा है वो जो अपने हम मित्रों की सुख सुविधाओं को लेकर होती है। जैसे मान लीजिए अपने दोस्त के पास अच्छी कार है, अच्छा फ़ोन, महंगी कार, कपड़े, तो इनको देखकर उसमें भी इन सब चीज़ों को पाने की होड़ लग जाती है। यानी कि कहने का मतलब है जो किशोरों में देखा देखी की भावना है
वो अधिक पाई जाते हैं। देखा देखी या की भावना। तो अक्सर किशोर और किशोरी ऐसे चाहते हैं कि जैसा उनके मित्रों के पास है, अच्छा फ़ोन है उनके पास, या अच्छे कार है, या अच्छे कपड़े हैं, वैसे ही उनके पास होने चाहिए। या फिर जो उनके मित्रों के पास जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से उनकी वस्तुएं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, या ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता की होने की वे इच्छा रखते हैं। कई बार तो स्पर्धा इस बात को लेकर भी हो जाती है कि उनके मित्रों को उनके पेरेंट्स जो है, माता पिता है, वो ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं, जबकि उनके स्वयं के पेरेंट्स कम। तो स्वतंत्रता पाने की जो होड़ है वो भी बच्चों में अधिक देखने को मिलती है। ईर्ष्या की तरह जो स्पर्धा का प्रकटीकरण है या प्रारूपिक प्रतिक्रिया है, वह भी शाब्दिक होती है। तो स्पर्धा का प्रकटीकरण किस रूप में होता है? शाब्दिक रूप में। स्पर्धा का प्रकटीकरण शाब्दिक रूप में। जैसे कैसे? मतलब शब्दों के द्वारा। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ अपनी जो वस्तुएं हैं उनको कंपेयर करने लगते हैं, या तो अपनी दूसरे सामने वाले की जो वस्तुएं हैं उनको निम्न श्रेणी की बताएंगे और खुद की वस्तुओं को अच्छी प्रदर्शित करेंगे या अच्छी बताना। या फिर कुछ इस तरह की बात करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। तो कई बार तो ऐसा होता है कि इस होड़ को या इस स्पर्धा की भावना को या इन सब इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए किशोर जो है अपराधी प्रवृत्ति में भी प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वो इन सब पाने के लिए गलत या अनुचित तरीके अपनाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, तो इस तरह के व्यवहार उनमें पनपने लगते हैं, और जिसका एकमात्र कारण अपने मित्रों जैसी हूबहू वस्तुएं पाना है। नेक्स्ट संवेग आ जाता है स्नेह। स्नेह मतलब लगाव। स्नेह अक्सर होता है छोटों का बड़ों के प्रति या बड़ों का छोटों के प्रति। छोटों का बड़ों के प्रति। छोटों का बड़ों के प्रति जैसे किशोरी का पिता से तथा किशोर का माता के प्रति जो लगाव है, माता के प्रति जो लगाव या प्यार है वो कहलाता है स्नेह। और ऐसे ही माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति लगाव या स्नेह है, लगाव है या प्यार है, वो भी क्या कहलाता है? स्नेह। तो वो आ जाता है बड़ों का छोटों के प्रति, यानी कि माता पिता का बच्चों के प्रति जो लगाव है वो कहलाता है स्नेह। नेक्स्ट संवेग है हर्ष। देखिए ये सुख देने वाले संवेग है, चाहे वो स्नेह है चाहे वो हर्ष है। अब हर्ष क्या है? हर्ष से आशय है जब
सफलतापूर्वक किशोर अपना कार्य संपन्न कर लेता है तो उसे हर्ष की अनुभूति होती है। सफलतापूर्वक कार्य संपन्न करने पर होने वाली खुशी कहलाती है हर्ष। जैसे फॉर एग्जाम्पल कक्षा में प्रथम आने पर, किसी नौकरी में सिलेक्शन होने पर या अच्छी नौकरी मिलने पर, अपने फ्रेंड्स या माता पिता या शिक्षक द्वारा सभी के सामने प्रशंसा करने पर जो खुशी का एहसास होता है वो क्या कहलाता है? हर्ष। जैसे संघर्षों के बाद कुछ सफलता हासिल हो तब भी हर्ष की उत्पत्ति होती है। जैसे स्टेट मेरिट में आ जाना, नेशनल मेरिट में आ जाना, तो संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है उस समय जो हमारी सामूहिक स्थिति होती है वो होती है हर्ष की। इसका प्रकटीकरण देखें तो ये सब बातें हमने महसूस की हुई है। ये सब जो संवेग है हमारे व्यवहारिकता, मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे हमारे व्यवहारिकता के एग्जाम्पल आपने दिए और आपने इनको अच्छे से महसूस भी किया होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज लिखें, किताबी जो लैंग्वेज है आप लिखें, आप इस चीज़ को समझें और हमें क्या करना है, जब ये टॉपिक ही भावों से संबंधित है, हमें हमारे भाव ही तो प्रकट करने हैं अलग अलग चीज़ से लेकर, अलग अलग संवेग से संबंधित। तो वापस आती हूँ मैं अपने टॉपिक पर ही। तो हर्ष का प्रकटीकरण कैसे होता है? जब हमारे को हर्ष महसूस होता है तो हम खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। हंसना, मुस्कुराना, और अगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है या हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और फिर हमें सफलता मिली है तो आपने अक्सर देखा होगा कि आंखों में आंसू आना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार दुख के समय आते हैं ये। जब हमारे को हर्ष महसूस होता है, हमें, हमारे पेरेंट्स को, तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तब हम कहते हैं कि ये किसके आंसू हैं? ये खुशी के आंसू हैं। और वो खुशी काहे की? वो खुशी हर्ष महसूस होने की। तो नेक्स्ट, आई होप कि आपको मेरे सब पॉइंट समझ आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वह है जिज्ञासा। तो मैं आपको यहीं डिस्कस कर दूं इसको। लास्ट पॉइंट आ जाता है अपना संवेग जो है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जिज्ञासा कुछ नया जानने की इच्छा या अभिलाषा। क्या चीज़? कुछ नया। तो किशोरों की जिज्ञासा किसके प्रति होती है? अपने करियर के प्रति। जैसे 10वीं में आने के बाद हमारे को लगता है ना कि हम क्या सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें हमारा अच्छा करियर बने। तो ये क्या है? जानने की इच्छा, जिज्ञासा। इसके अलावा शारीरिक जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, ये सब जानने की जिज्ञासा। शारीरिक
परिवर्तनों के प्रति, इसके अलावा विषमलिंगीय संबंधों को लेकर भी उनमें जिज्ञासाएं पाई जाती हैं। विषमलिंगीय संबंधों को लेकर भी जिज्ञासाएं पाई जाती है। तो किशोर अक्सर अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति कहाँ से करते हैं? फिर अपने मित्रों के द्वारा। तो आप लोग एक पॉइंट बना लीजिएगा कि जिज्ञासा पूर्ति करने का क्या साधन रहता है, या जिज्ञासा कैसे शांत करते हैं वो? मित्रों से बातें करके। और अगर किशोरों का अपने पेरेंट्स से फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप है तो अपने माता पिता से भी पूछ लेते हैं। माता पिता भी कई जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं, किताबें पढ़कर, नोवेल से, शिक्षकों से। तो इन सब से वो अपनी बात पूछकर जिज्ञासा की पूर्ति करते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण रोल आ जाता है मित्रों का, क्योंकि मित्रों से, आप पहले भी हमने डिस्कस किया है, मित्रों से उनको किसी प्रकार की झिझक नहीं होती, किसी प्रकार का डर नहीं होता। तो सबसे पहला तरीका वो अपनाते हैं, जो पहला सोर्स होता है उनको अपनी जिज्ञासाएं पूरी करने का, कुछ जानने का, तो वो होते हैं उनके सखा या मित्र। तो साथियों, ये था हमारा आज का टॉपिक, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियो देखते रहिए। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यूँ ही मेरे से जुड़ते रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। ओके, थैंक यू।